नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की। इनकी पूरी बायोग्राफी को हम लोग जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सा एक छोटा सा गरीब घर में पैदा हुआ एक छोटा सा लड़का धीरे धीरे केजीबी का जासूस बनता है। इसके बाद आगे चल करके दुनिया के जो सबसे मजबूत सबसे ताकतवर देशों में से एक देश है रसिया, उसका प्रेसिडेंट बन जाता है। पूरी बायोग्राफी आप डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है और आज के टाइम पर आप देख ही रहे हो व्लादिमीर पुतिन कितनी ज्यादा अहमियत रख रहे हैं। तो इनका पूरा इतिहास क्या रहेगा ये हम लोग जानेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना यहाँ पर अपलोड होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप जानिए ये एक छोटा सा नॉर्मल सा लड़का व्लादिमीर पुतिन कैसे बना, बचपन इसका कैसे बीता। तो दोस्तों बचपन जो है व्लादिमीर पुतिन का बहुत ही गरीबी में बीता। माता पिता कुछ खास बड़ी पोस्ट पर थे नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप इनके पिता और माता हैं। इनके पिता जो थे ये उस टाइम पर सोवियत यूनियन के नेवी के हिस्सा थे, नेवी में काम किया करते थे। बहुत ही छोटे पद पे थे, बहुत बड़े पद पे नहीं थे। और इनकी जो माँ थी ये एक फैक्ट्री में वर्कर का काम करती थी, वर्कर थी, एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। तो बचपन बिल्कुल गरीबी में ही बीता, गरीबी में ही बीता, बहुत ज्यादा खास नहीं था। ठीक है, उस टाइम बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं आती थी इनके मम्मी पापा को। इसके बाद इनकी जो स्कूली शिक्षा शुरू हुई ये बचपन से ही बिल्कुल डिफरेंट थे। बाकी के बच्चों की तरह ये नहीं थे, बिल्कुल उनसे अलग ही रहा करते थे। बाकी के बच्चे जो थे वो अपनी टीचर्स के लिए चॉकलेट ले जाना, फूल ले जाना, ये सब ले जाते थे। ये अपनी टीचर के लिए पौधे ले जाते थे। मतलब सब जो भी बच्चे हैं वो फ्लावर ले जाते थे, चॉकलेट या बच्चों वाली कोई चीज टॉय वगैरह ले जाते थे, ये पौधा ही लिए जाते थे। और जब थोड़ा सा ये बड़े हुए तो चाकू लेकर के चले जाया करते थे कभी कभी। मतलब पूरा एकदम दबंग टाइप के थे। यहाँ पर देख रहे हो ना, जैसे इंडियन देसी स्टाइल में होता है ना, देखिए शर्ट पूरा बटन खुली, यहाँ पर बिल्कुल शर्ट बांधे हुए, ये व्लादिमीर पुतिन ही हैं। तो अब इनकी दादागिरी वहां पर देखते हुए और इनके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी थी, बचपन से ही बिल्कुल जीनियस थे। इंटेलिजेंस तो इनका बहुत ज्यादा था ही, और साथ ही साथ बचपन से ही शुरू से ही इन पर आरोप भी लगते रहे हैं कि अपने दुश्मनों को, अपने कंपटीटर को टिकने नहीं देते हैं, उसको कहीं न कहीं से हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये सिलसिला आज तक इनका जारी है। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों जब स्कूल में ही थे उसी टाइम पर इनको स्कूल का जो इलेक्शन होता है ना, जो छात्र संघ का चुनाव जनरली आप लोग देखते हो इंडिया में, ऐसे ही वहां पर जो स्कूल का इलेक्शन होता है उसमें प्रेसिडेंट बना दिया गया, अध्यक्ष बन गए। उसी टाइम से इनके अंदर लीडरशिप का कहें क्वालिटी आना शुरू हो गया। हालांकि इनको बचपन से ही जूडो का शौक था, जूडो काफी ज्यादा ये किया करते थे। हालांकि इनके पिताजी चाहते थे कि ये बॉक्सर बने, बॉक्सिंग सिखाया जाए, लेकिन इनका मन जूडो में ही था। जूडो में आगे चल करके ये ब्लैक बेल्ट भी हासिल किए। ब्लैक बेल्ट आपको बता दें दोस्तों, ब्लैक बेल्ट एक ग्रेड होता है। ब्लैक बेल्ट जो होता है, एक वहां पर कराटे हुआ, ताइक्वांडो हुआ, या फिर कहें कि जूडो हुआ, इनमें मार्शल आर्ट में इसमें एक ग्रेड होता है। ठीक है, इसमें व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, रेड बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ठीक है, आगे ऐसे चलते ब्लैक बेल्ट होता है जो टॉप पोस्ट होती है। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डॉन, ब्लैक बेल्ट सेकंड डॉन, ये हुआ करता है। तो ये ब्लैक बेल्ट वहां पर पोजीशन तक सीखे हुए हैं, यानी काफी अच्छी मार्शल आर्ट की भी इनको नॉलेज है। और आगे चल करके केजीबी के जब जासूस बने तो उस टाइम पर तो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इनके पास प्लस पॉइंट था, बचपन से ही ये सीखे हुए थे। इसके बाद मूवीज में इनका बहुत ज्यादा शौक था, मूवी बहुत ज्यादा देखा करते थे, और वो भी स्पाई मूवी। वहां से इनके अंदर खुद एक मतलब धारणा पैदा हुई कि मैं भी चलो स्पाई बनता हूं, मैं भी जासूस बनूंगा। जासूस बनने की रुचि उसी टाइम पर आई, मूवीज देख देख करके। ये जासूस बनने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि चले गए डायरेक्ट केजीबी के ऑफिस में। केजीबी के ऑफिस में चले गए। उस टाइम पर ज्यादा उम्र नहीं थी, कम ही उम्र थी। उस टाइम पर चले गए ऑफिस में, धड़ल्ले से घुसते चले गए और बोले मुझे जासूस बनना है, बताओ कैसे बने। वो अधिकारी पहले तो देख करके इनको चौंक गए कि ये क्या है, अभी तो इसकी उम्र नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये जिद करने लगी मुझे जासूस बनना है। फिलहाल वहां के अधिकारियों ने समझा बुझा करके इनको भेजा वापस कि भैया जाओ, अभी आपकी ना क्वालिफिकेशन है इतनी, ठीक है, क्योंकि बहुत कम उम्र थी उस टाइम, उतना क्वालिफिकेशन भी नहीं था, और आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा कम है अभी, तो जाओ। तो पूछे कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ऐसे बोल दिए कि भैया पोस्ट ग्रेजुएशन होकर के आओ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए दोबारा, और पोस्ट ग्रेजुएशन करके दोबारा से वापस आए।
अब दोबारा से वापस आए और उसके बाद इनको वहां पर एक छोटा मोटा जासूस के रूप में रख लिया गया, इनके इंटरेस्ट को देख करके, इनके हुनर को देख करके। टेस्टिंग वगैरह हुई है, ऑब्वियस सी बात है हुई होगी। तो इंटेलिजेंट तो ये शुरुआत से ही थे, काफी ज्यादा जीनियस थे। ट्रेनिंग हुई प्रॉपर तरीके से, बाद में केजीबी के ये अलग अलग पदों पर धीरे धीरे इनको अपग्रेडेशन मिलना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये प्रमोट होने लगे। एक टाइम इनकी कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, इसके बाद से इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। वो टर्निंग पॉइंट रहा बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल एक बहुत बड़ा इशू था जर्मनी में उस टाइम पर। जर्मनी में दोस्तों ईस्ट और वेस्ट दो जर्मनी पार्ट में डिवाइडेड था, एक बीच में वॉल हुआ करती थी और उसको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध हुआ करता था। प्रदर्शनकारी एक समय एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गए। एक साइड में उसके केजीबी का ऑफिस था और उस केजीबी के ऑफिस में उस रात को केवल 4 अधिकारी थे। 4 में से एक थे व्लादिमीर पुतिन, केजीबी के ही उस टाइम पर थे और उसमें ये हेड हुआ करते थे उस क्षेत्र का, जर्मनी में। ठीक है, अब यहां पर जर्मनी में ये हेड थे, इनके नीचे 3 गार्ड और थे। इनकी ऑफिस को पूरा घेर लिया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा और बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया था, ढहा दिया गया था। इसकी कहानी मैं किसी और दिन बताऊंगा बर्लिन वॉल के बारे में। इस बर्लिन वॉल को गिरा दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा और इनके केजीबी ऑफिस को घेर लिया गया था चारों तरफ से। 1000 से ज्यादा की संख्या में वो लोग थे, प्रदर्शनकारी थे। रात हो गई थी, रात के 12 बज रहे थे। जब इन लोग को पता चला, चारों लोग को जब पता चला, व्लादिमीर पुतिन और उनके साथियों को, कि चारों तरफ से ऑफिस घिर चुकी है, अब इसको जला दिया जाएगा या हम लोग को मार दिया जाएगा, जो भी होगा, तो ये क्या किए, वहां के जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उसको जलाना शुरू कर दिया ऑफिस में, क्योंकि बहुत सारी खुफिया जानकारियां होती हैं, अगर वो किसी नागरिक के हाथ में लग गई तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब भाई खुफिया एजेंसी है ही केजीबी। तो फिर क्या हुआ, ये जला रहे थे डॉक्यूमेंट जलाने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं, जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये सोचे अब तो भाई जाना ही है, तो इससे अच्छा लाओ एक बार धौंस ही दिखा दिया जाए। और वेल ट्रेंड थे ही केजीबी से। ये जाते हैं, बाहर निकलते हैं और 1000 की संख्या में थी, रात के लगभग 12 बज रहे थे, 1000 की संख्या में भीड़ थी सामने। जा करके बंदूक लेकर के निकलते हैं और उसके बाद बोलते हैं देखो ऐसा है, हमारे जो ऑफिस है ये हथियारों से भरी पड़ी है और हम लोग वेल ट्रेंड हैं, आप लोग बीवी बच्चे वाले हो, परिवार वाले हो, रात में यहाँ आए हो, निहत्थे आए हो, हम लोग बिल्कुल नहीं संकोच करेंगे, गोलियों से भूनना शुरू कर देंगे एक तरफ से। और रात है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप लोग फालतू में मारे जाओगे। इस हिसाब से आंखों में आंखें डाल करके ये धमकाए वहां की भीड़ को, कि वहां की भीड़ बिल्कुल शांत होकर के चुपचाप चली गई। 1000 की संख्या की भीड़ केवल ये अकेले डील कराए। इनके इस डीलिंग से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ उस टाइम पर रशियन गवर्नमेंट कि इनको धीरे धीरे फिर इनको वरीयता मिलने लगी। केजीबी के ये एकदम हेड वाले पोस्ट तक पहुंच गए, केजीबी के ये डायरेक्टर वाली पोस्ट तक पहुंच गए व्लादिमीर पुतिन। अब इनकी पैठ, इनकी पहुंच धीरे धीरे वहां की गवर्नमेंट में होने लगी। यहां पर आपको एक दिख रहे हैं व्यक्ति, ये है बोरिस याल्त्सिन। बोरिस याल्त्सिन उस टाइम पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने अपना भरोसा इनको इतना दिलाया कि ये इनको अपना राइट हैंड समझने लगे। बिल्कुल इनको अपने पास रखते, हर चीज शेयर करते, सब कुछ। और ये जो थे बोरिस याल्त्सिन इतने ज्यादा भ्रष्ट थे उस टाइम पर, पूरी रशियन गवर्नमेंट ही भ्रष्ट थी और बिल्कुल पागल टाइप का भी था, ये सनकी टाइप का भी था और पूरी गवर्नमेंट भ्रष्ट थी, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ करता था। इस बात को व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छे से समझ रहे थे। दोनों बात, एक तो ये पागल है, दूसरा भ्रष्टाचार भी है बहुत ज्यादा। तो फिर व्लादिमीर पुतिन जीनियस तो थे ही, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके खिलाफ धीरे धीरे सीक्रेट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जासूसी खुफिया जानकारियां इकट्ठा शुरू कर दी, इनके भ्रष्टाचार की चीजें इकट्ठा करने, सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया इनके खिलाफ। और इनके सामने तो बहुत ही अच्छे से रहते, इनको लगता कि भैया सर्वे सर्वा ये सब यही है, हमारे बहुत भरोसेमंद है। देखिए जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं वो जब भी मिलते हैं व्लादिमीर पुतिन से, सब यही कहते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत एकदम शानदार आदमी है। लेकिन यहाँ की जो जनता है या फिर विपक्ष कह लो, कुछ विपक्ष के हैं, वो सब बताते हैं कि भैया ये डिक्टेटर है, एक प्रकार से तानाशाह है, पर्दे के पीछे कुछ और रहता है, सामने कुछ और दिखाता है। अब चूंकि ये जासूस हैं केजीबी के, और केजीबी दुनिया के सबसे बड़े जासूसी एजेंसियों में, खुफिया एजेंसियों में से एक है, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देती है, कैसे किसको मोटिवेट करना है, कैसे किसको अपनी बातों में लाना है, कैसे किसको, समझ लो सम्मोहन की शक्ति, जब समझ लो एक प्रकार से कि उसे सामने वालों को लगे कि भाई सबसे बढ़िया हितैषी हम ही हैं आपके,
वो सारी क्वालिटी इनके पास है। ये व्लादिमीर पुतिन आंखों में आंखें डाल के देखिए, एकदम बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर ही बातें करते हैं, बिल्कुल आपको इधर उधर हिलने नहीं देंगे और अपनी बातों में समझा ले जाएंगे। ये धीरे धीरे सीक्रेट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए और आगे चल करके फिर इनके सामने दो ऑप्शन रखे, या तो तुम भैया इस्तीफा दे दो, अपने आप को करप्ट घोषित कर दो, या फिर तुम हमको बना दो प्राइम या प्रेसिडेंट। ये बातें हुई, लेकिन सामने खबरों में क्या है, देखिए मीडिया को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करते थे, ये बहुत ज्यादा अच्छे से मीडिया को जानते थे कि कैसे उसका यूज करना है, ठीक है। तो ये कहे या तो अपने ये तुम्हारे सीक्रेट्स हैं, या तो मैं इसको कहो मीडिया में डाल दो, आप पूरी अपनी इंसल्ट करा करके इस्तीफा दे दो, या फिर दूसरा आप ये है कि आप ये करो कि आप हमको पीएम या प्रेसिडेंट बना दो और इसके बाद फिर आप अपना यहाँ पर शासन करो, शासन भी करोगे तो हम तो करने नहीं देंगे। मजबूरी में ये क्या किए, इनको बना दिए प्राइम मिनिस्टर। ये टाइम था 1999 का, 1999 में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हैं। कौन? व्लादिमीर पुतिन। लेकिन जो बोरिस येल्त्सिन थे, इसके कुछ ही दिनों के बाद अचानक से इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद वो दिन आ जाता है। देखिए बोरिस येल्त्सिन कैसे दिख रहे हैं, ये दिन आ जाता है जब व्लादिमीर पुतिन रसिया में बनते हैं प्रेसिडेंट, रसिया में प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हैं। वो टाइम था 7 मई का, 7 मई सन 2000, 7 मई सन 2000 को व्लादिमीर पुतिन बनते हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। अभी तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे जब ये इस्तीफा दे दिए, लेकिन इसके बाद ये 7 मई को अपना शपथ ग्रहण कर लेते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। इसके बाद ये 2000 से 2004 तक रहते हैं, 4 साल का कार्यकाल हुआ करता था। 2004 में एक बार चुनाव होता है और 2004 का भी चुनाव ये बढ़िया से जीत जाते हैं। अब देखिए रसिया में था ना कि उससे पहले जो भी प्रेसिडेंट आए बहुत ज्यादा करप्ट थे, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया था उन्होंने, जीडीपी डाउन हुई थी, हर चीज में डाउन हो गया था, गरीबी भुखमरी चल रही थी कई प्रांतों में। तो ये कहीं ना कहीं उन सबको थोड़ा सा अच्छी स्थिति में लाए, बहुत ज्यादा स्थिति नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति में लाए थे, इस वजह से चुनाव जीत गए। अब इसके बाद अगला चुनाव था 2008 में, 2008 में तो 2008 यानी 2000 से 2004 तक रहे, फिर 2004 से 2008 तक रहे। अब 2008 में अगला चुनाव था, लेकिन रसिया में एक रूल है कि कोई 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो उस टाइम पर यह रूल था कि 2 बार से ज्यादा लगातार कोई नहीं बन सकता। तो इन्होंने कहा ठीक है, दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाया इन्होंने। व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, दिमित्री मेदवेदेव को, दिमित्री मेदवेदेव जो इनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद हैं, इनको क्या किया, इनको 2008 में प्रेसिडेंट के लिए लड़ा दिया चुनाव। अब ये 2008 में बन गए प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन वहां पर अपने आप को बनवा लिए प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर बना देता है वहां पे, तो ये अपने आप को बना लिए प्राइम मिनिस्टर, तो ये बन गए पीएम। अब ये प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये हो गए प्रेसिडेंट, फिर 4 साल तक रहा। अब 4 साल तक ये 2012 तक रहेंगे प्रेसिडेंट, 4 साल का कार्यकाल। लेकिन 2012 से पहले 2011 में इन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही चालाकी से एक संविधान में संशोधन करवा लिया। संशोधन क्या था, संशोधन था कि 2011 में जो संशोधन हुआ उसके अकॉर्डिंग कि अब से प्रेसिडेंट का जो काम होगा वो 4 साल का कार्यकाल ना होकर के वो 6 साल का होगा। बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ और इतनी कूटनीति के साथ देखो अपना ही इनसे कह करके ये लाए कंडीशन 2011 में कि अब भैया अब से 6 साल का कार्यकाल करा जाएगा। तो जनता को लगने लगा, मीडिया की में ये फैलवा दिए कि देखो डिक्टेटरशिप है, ऐसा है वैसा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा है कुछ। अब ये इनको इस्तीफा दिलवा दिए ये, जबकि इनकी डील पहले से ही थी, इन्होंने ही तो इनको बनाया था प्रेसिडेंट, ठीक है। जबकि बनाता कायदे से देखा जाए तो प्रेसिडेंट ही बनाता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन व्लादिमीर पुतिन 2 बार प्रेसिडेंट थे, अगली बार इनको बना दिए थे। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि अब तुम इस्तीफा दे दो, 2012 से राष्ट्रपति का चुनाव हम लड़ेंगे। और ये सबको पता भी था कि व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा इसीलिए किया है कि एक बार के लिए इनको दिमित्री मेदवेदेव को खड़ा किया है, जिससे अगली बार से फिर लड़ सके। हुआ भी यही, 2012 में एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं व्लादिमीर पुतिन। 2012 में प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर 2012 से 2018 तक रहते हैं व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट। अब 2018 में रहते हैं, 2018 आते आते रसिया को कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति में ला देते हैं, बहुत सारे देशों से डील करके, अपना डिफेंस बजट बढ़ा करके, ठीक है ना, और अपने आप को सैन्य ताकतवर बना करके, डिफेंस इक्विपमेंट बेच करके दुनिया भर के देशों से, तमाम देशों से। तो ये कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा
अच्छे खासे लेवल पर ला देते हैं। मतलब कि जैसे कहते नहीं है कि अंधों में काना राजा, मतलब इनसे पहले जो भी प्रेसिडेंट थे वो इतने ज्यादा भ्रष्टाचार किए थे कि लोगों को, जनता को लगा चलिए ठीक है, थोड़ा मोड़ा है, कुछ सुधार हो रहा है, इन्हीं को चुनते हैं। इसके बाद ये 2018 में चुनाव होता है जब, तो 76% रिकॉर्ड वोट से जीतते हैं। 76%, किसी एक लीडर को अकेले 76% वोट मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। 76% वोट से चुनाव जीतते हैं वोटिंग से 2018 में। और इसके बाद ये एक और गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलते हैं? गेम खेलते हैं कि अब इसके बाद इन्होंने संविधान में अपने संशोधन करवा लिया है कि अब व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे 2036 तक प्रेसिडेंट। इसको लेकर के और ज्यादा विरोध हुआ कि भैया ये तो सही में तानाशाह है, आराम आराम से मीठी मीठी दवा देकर के अपना सारा काम करा ले रहा है। अगर ओवरव्यू देखें आप तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप ही चल रही है, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, पुतिन जो चाहते हैं वही होता है। बस लोगों को ये लगता है नहीं नहीं ये कारण है इसलिए, ये कारण है इसलिए, ये कारण है इसलिए, ठीक है, लेकिन होता वही है जो ये चाहते हैं। 2036 तक प्रेसिडेंट ही रहेंगे। इनके लिए बहुत ज्यादा इनके ऊपर आरोप उठे कि ये अपने विरोधियों को टिकने नहीं देते हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट आए जो इन पर खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे या इनकी जासूसी कर रहे थे या जो भी चीजें कर रहे थे, मरवा दिए गए। बहुत सारे विरोधी विपक्षी दल के नेता मरवा दिए गए, लीडर्स मरवा दिए गए। कई लोग को जेल हुई, जेल में उनको मरा पाया गया। बहुत मतलब क्योंकि खुफिया ये थे ही एजेंट, तो ये इस हिसाब से उनको मारते थे, पता भी नहीं लगता था नेचुरल डेथ है। लेकिन बाद में लगता था कि विरोध ये किए थे इनका, इसीलिए गए। रशियन प्रेसिडेंट के व्लादिमीर पुतिन के कुछ शौक भी हैं, जैसे स्विमिंग है इनका, काफी ज्यादा शौक है। वैसे तो सब कुछ इनको आता है, गन्स का भी, मिलिट्री इक्विपमेंट का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। हॉर्स राइडिंग का भी इनका फेवरेट है, हॉर्स राइडिंग भी ये करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। गर्लफ्रेंड को लेकर के भी इनके ऊपर रूमर्स उड़ते आए हैं। एक रूमर गर्लफ्रेंड इनकी एलिना कबाएवा है। एलिना कबाएवा एक्चुअली में एक रिदमिक जिम्नास्टिक्स की थी, जिम्नास्टर थी, तो इनको गर्लफ्रेंड, रूमर गर्लफ्रेंड कहा जाता है। बहुत बार मतलब ऐसी खबरें आई। अभी वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन क्यों चर्चे में है? अभी व्लादिमीर पुतिन दोस्तों यूक्रेन को लेकर के चर्चे में है। इस बात को समझिए। एक्चुअली में दोस्तों यूक्रेन जो है ये अपना रसिया से बॉर्डर करता शेयर, यूएसएसआर पहले हुआ करता था। यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन जो हुआ करता था, उसमें क्या था कि उसमें से 15 देश टूटे 1991 में। 1991 में 15 देश टूटे और इन 15 देशों में एक देश है यूक्रेन। अब यूक्रेन वर्तमान में नाटो में शामिल होना चाहता था। नाटो समझिए क्या है? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक 30 सदस्य देशों का एक संगठन है और एक सैन्य संगठन है एक प्रकार से। इसका मानना यह है कि हमारे किसी भी एक सदस्य पर अगर कोई अटैक होता है तो वो पूरा का पूरा नाटो के सभी सदस्यों पर अटैक माना जाएगा और पूरे नाटो के सभी सदस्य मिलकर के पूरी ताकत के साथ उसके लिए लड़ेंगे, उस सदस्य के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, लेकिन रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। कारण क्या है? कारण दो दिखिए है। एक तो यहाँ पर एक तो बिजनेस रिलेशन भी कारण है, पाइपलाइन वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। दूसरा कारण यह है कि नाटो का आधिपत्य यहां तक आ जाएगा, नाटो की आर्मी यहां तक आ जाएगी। अब रसिया के हर मामलों में दखल देने लगेगी नाटो। रसिया के हर मामलों में जब दखल देने लगेगी तो रसिया परेशान होने लगेगा और रसिया भविष्य में कभी भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। कभी भी ये नहीं कर पाएगा कि हम अपना यूएसएसआर में हम इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नाटो अगर इस पर अटैक करेगा तो फिर नाटो इस पर अटैक कर देता। ठीक है, तो फिर रसिया ने क्या किया कि इसके चारों तरफ अपनी मिलिट्री फैलानी शुरू कर दी। अब यहां पर बेलारूस है, ये बेलारूस है। इसके पहले अच्छा एक पॉइंट याद रखिएगा, ये क्रीमिया रीजन है और क्रीमिया को 2014 में कब्जा कर लिया था रसिया ने। 2014 में इसे शामिल कर दिया। इधर अजोव सागर है, अजोव सागर है, और इधर है काला सागर यानी ब्लैक सी। तो यहां पर अपनी नेवी उतार दी, क्रीमिया पर अपने आर्मी उतार दिए, यहां पर बेलारूस में अपना सैन्य अभ्यास करने लगा और इधर पूरा आर्मी लगा दी। दुनिया भर के देश बताने लगे कि यूक्रेन पर अटैक करने वाला है रसिया। अमेरिका के जितने भी खुफिया जासूस थे सब, CIA वगैरह सब कहने लगे, ब्रिटेन के जासूस MI6 MI5 वाले सब कहने लगे कि रसिया अटैक करेगा करेगा करेगा। रसिया लास्ट तक कहता रहा हम यहाँ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, हम अटैक नहीं करेंगे, अपनी सेना वापस ले रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें आ रही थी, लगातार कैंप्स बढ़ाए जा रहे थे, मैं आपको अपडेट दिया कर रहा था, लेकिन रसिया मान नहीं रहा था, कह रहा था कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन भी डर रहा था, लेकिन ये सामने से कह रहा था कि अरे हम ताकतवर हैं, मजबूत हैं। लेकिन हुआ भी वही जो जासूस कह रहे थे। रसिया आखिरकार अटैक करना शुरू कर दिया। पहले क्या किया रसिया ने? यहां पर दो रीजन है, देखिए
ये लुहांस्क और दोनेत्स्क रीजन है, इसमें कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट को इसको दोस्तों रसिया ने घोषित कर दिया अलग देश। ये दो अलग देश घोषित कर दिया रसिया ने, लुहांस्क और दोनेत्स्क। ध्यान रखिएगा, ये पूरे लुहांस्क और दोनेत्स्क को नहीं, इसके कुछ ही पार्ट को घोषित किया है अलग देश। क्यों घोषित किया? यहां पर दोस्तों अलगाववादी रहते थे, ऐसे लोग रहते थे यूक्रेनियन जो रसिया को चाहते थे, मतलब वो चाहते कि रसिया आए यहाँ पर, वो रसियन ही थे और रसिया के लिए ही वो लड़ा भी करते थे, उग्रवादी भी थे, ठीक है, अलगाववादी थे एक प्रकार से। तो इनको यूक्रेन लगातार आरोप लगाता रहा है कि इनको रसिया फंडिंग करता है, रसिया वैक्सीन देता है, रसिया हथियार सप्लाई करता है। उसका कहना भी ठीक था। इस वजह से यहां पर इस रीजन को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद फिर इसको दोनों को अलग अलग देश घोषित कर दिया। अब इसकी उसकी चाल थी ये, यहां पर घोषित करने के बाद अपनी सेना अंदर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां पर सेना लगातार अंदर घुसने लगी, उसके बाद चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया एक बार फिर से यूक्रेन को। और अभी ताजा न्यूज जो है वो है रसिया अटैक्स यूक्रेन, जिसका सबको डर था वही हुआ। CNN का आर्टिकल है, देखिए बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, इसने बहुत ही डिटेल में किया है और अब तो आपको सबको पता ही लग गया है कि अटैक चल रहा है। रसिया अटैक कर दिया यूक्रेन पर। देखिए ब्लास्ट आर बीइंग हियर्ड नियर मल्टीपल सिटीज, यूक्रेन के मल्टीपल सिटीज में ब्लास्ट की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं, लगातार बम धमाके हो रहे हैं। CNN has seen via live stream troops and military vehicles entering from Belarus। इन्होंने कहा है, CNN ने कहा है कि हमने लाइव देखा है कि बहुत सारे ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं वो बेलारूस के माध्यम से आ रहे हैं। बेलारूस अभी मैंने आपको दिखाया, यहां पर इस माध्यम से इस साइड से भी आ रहे हैं और यहीं पर यूक्रेन की राजधानी है कीव राजधानी यहीं पर है। तो जब इधर से भी आ रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं और इधर से अटैक्स हो रहे हैं, इधर क्रीमिया से हो ही रहे हैं, इधर यहाँ पर आर्मी इक्विपमेंट सब सप्लाई हुई है, यानी तीन तरफ से घेर करके अब अटैक शुरू हो गया है। अब जब तीन तरफ से घेर करके अटैक शुरू हो गया यूक्रेन पर, तो यूक्रेन अब भागा भागा फिर रहा है। यूक्रेन ने अभी हाल ही में एक ट्वीट भी किया हुआ है कि हमने 6 फाइटर जेट्स जो हैं, फाइटर प्लेन रसिया के मार गिराए हैं, 6 फाइटर प्लेन्स मार गिराए हैं। उसमें उन्होंने और ज्यादा क्लियरिटी करके अगर कहें तो 5 फाइटर प्लेन्स है और एक जो है अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। उसको इसने बताया है कि हम गिराए हैं S-300 से। S-300 समझिए, ये एक एयर डिफेंस मिसाइल है, ये रसिया की ही है और रसिया के ही फाइटर जेट को मार गिराया गया है। कैसे, इसको समझिए। एक्चुअली में जब USSR जब अलग हुआ था ना, तब S-300 की कुछ मिसाइलें ये यूक्रेन में ही छोड़ दिया था, यूक्रेन में ही रह गया था। तो ये उन्हीं की वही मिसाइलें आज तक यूज कर रहा था और इन्हीं से अभी रसिया के 6 फाइटर प्लेन को मार गिराया है, ये दावा किया है यूक्रेन ने। और इस पर कोई अपोजिशन भी नहीं किया है रसिया ने, इसका मतलब ये बात तो सही ही है। लेकिन रसिया के सामने टिक तो नहीं पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल कंट्री है रसिया। नाटो का क्या इसका कहना है? नाटो और अमेरिका मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं, हम लगातार ये करेंगे वो करेंगे, हम लड़ेंगे, और ट्वीट पर ट्वीट्स हो रहे हैं। UN देखो, यूनाइटेड नेशन, आप लोग पूछते हो ना UN क्या कर रहा है, UN वही कर रहा है जो इससे उम्मीद थी। कृपया व्लादिमीर पुतिन शांति बनाए रखें, हम शांति की अपील करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इनको बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि जिससे तीसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन आज स्थिति आ गई है कि ये बिल्कुल नपुंसक हो गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, UN की कोई नहीं सुनता, जो मामला गया है आज तक क्लियर नहीं हुआ है। फिलहाल ये तो थी हमारी आपको व्लादिमीर पुतिन की आज तक की, अभी तक की जानकारी, बचपन से लेकर के अभी तक की, आज के दिन तक की मैं करंट न्यूज पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया हूं। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थोड़ा सा अपना भी प्रमोशन कर लेते हैं, अगर आप RRB NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपके लिए खास तौर से GK GS और करंट अफेयर का बैच लाया गया है, नया बैच, इसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो शानदार तरीके से करंट अफेयर, बिल्कुल जैसा जैसा सिलेबस पूछा जाएगा, बहुत ही वाइड सिलेबस है जिसमें करंट अफेयर और GK GS का बहुत ही अच्छे से पोर्शन कैच किया गया है। उसके लिए आप कर सकते हो बहुत ही किफायती दर में। आपको जाना है MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, यहीं पर व्हाट्सएप का आइकॉन दिखेगा, उस पर आप टच करिएगा, कोई भी डाउट हो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से सपोर्ट ले सकते हैं और इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, वीडियो बना करके रखी हुई हैं, उसमें देख सकते हो आप क्या क्या मिलेगा। तो MZT ऐप आप इंस्टॉल कर लो, और भी बहुत सारे बैचेज हैं, इनके बारे में भी आप पता कर लेना।
बहुत सारे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे, जाइए देखिए, इसमें चेक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा रसिया यूक्रेन विवाद पर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।